अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग की दुनिया में तहलका मच चुका है। क्यों? क्योंकि एफिनिटी बाय कैनवा जो आ गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी एडोबी यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं या पहले से जानते हैं, या जो बिगनर्स हैं, सभी के लिए एडोबी की सब्सक्रिप्शन लेना आसान नहीं था। और क्रैक वर्जन प्रॉपर तरीके से रन नहीं करते आपके सिस्टम में, तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो इन्हीं मसाइल की दरपेश शायद कैनवा ने फैसला किया कि आपको एफिनिटी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किया जाए, जिसकी वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। ठीक है, प्रमोशन अच्छी कर लेता हूँ ना, चलो कोई नहीं। तो जनाब, एफिनिटी कैनवा क्या है? मैं इसे कहूंगा कि ये 3 in 1 सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से हम एडोबी की प्रोडक्ट यूज करते थे। अच्छा, मेरी ये जो ट्रेनिंग होगी ना, ये बिगनर भी कह लो, बिगनर के लिए भी है, और जो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग है एडोबी से रिलेट सॉफ्टवेयर यूज करते आ रहे हैं, दोनों के लिए। ठीक है, कोशिश यही करूंगा। तो अगर हम इलिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम वेक्टर डिजाइनिंग करते हैं, वहां पे हमेशा हम एडोबी के ऊपर इलिस्ट्रेटर यूज करते थे। जब फोटो एडिटिंग की बात होती है, फोटो मैनिपुलेशन की बात होती है, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में रास्टर डिजाइनिंग में फोटोशॉप आ जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने बहुत नाम भी सुना होगा और आप लोगों ने यूज भी किया होगा इन डिजाइन, जहां पे हम बुक कवर वगैरह डिजाइन करते हैं, ट्राइपॉड, ब्रोशर, प्रिंट एबल डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम इन डिजाइन को यूज करते हैं। तो ये थ्री सॉफ्टवेयर कैनवा आपको जो है वो अपने फ्री टूल एफिनिटी में 3 in 1 के तौर पर फराहम कर रहा है। अजीब सी बात लगती है ना, लेकिन बहुत जबरदस्त है और बहुत ही अमेजिंग फीचर के साथ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तब जरूरत पड़ेगी आपको जबकि आप इसके एआई के फीचर्स को यूज करना चाहते हो, जनरेटिव फिल वगैरह यूज करना चाहते हो, तो फिर आपको जरूरत है कि आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे अपने वर्जन को। अदरवाइज आप इसके तमाम ही टूल्स, प्रॉपर्टी को एक बार अपने कैनवा अकाउंट से कनेक्ट करके इजीली यूज कर सकते हो। तो बहुत बातें हो गई, जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा इलिस्ट्रेटर और उसकी सिमिलरिटी, शॉर्टकट कीज, ये सब भी आपको बताता रहूं। ठीक है, एडोबी के यूजर के लिए काफी आसान है, जो बिगनर है उनके लिए भी काफी आसान है। बड़ा यूजर इंटरफेस जो है इसका बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से और कैसे, किस तरह से डाउनलोड होगा। तो आ जाओ स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एड्रेस बार पे एफिनिटी डॉट स्टूडियो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरे सामने स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर देखो आपको ग्रीन जो बटन नजर आ रहा है ना, इस पे क्या करना है, आपने क्लिक करना है गेट एफिनिटी पे। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे क्या लिखा रहा है, $0 फ्री। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, अगर आपका ऑलरेडी इस ब्राउजर से कोई अकाउंट कनेक्टेड है, उसके साथ आप साइन इन कर लीजिएगा। कैनवा के लिए जो भी आपने आईडी बनाई है, आप उसके साथ साइन इन कर लीजिएगा जिससे आप कैनवा यूज करते हो। नहीं तो आप यहीं पे रहते हुए एक नया अकाउंट बना के साइन अप भी कर सकते हो। तो मैं साइन अप टू डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आईडी मेरी इस ब्राउजर के साथ कनेक्टेड है पहले से, उसके साथ मैं इसे लिंक कर रहा हूँ। आपकी ना हो तो आप न्यू बना लेना, या आप जो भी कैनवा के लिए पहले से यूज कर रहे हो आईडी, उस आईडी को यहाँ पे साइन इन कर लेना। ठीक है, सिंपल है। तो ये आपको डाउनलोड के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो ले गया ना, नजर आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप इस सेव के ऊपर, एप्पल के ऊपर जो है प्रेस कर दो। नहीं तो अगर आप डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे फॉर विंडो आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है MSI/exe, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। राइट, अब exe फाइल डाउनलोड होके कहाँ जाती है, मैं वो भी बता दूं। जो बिल्कुल बिगनर है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। आप जिस पीसी में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है, आप इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम के फोल्डर में जाओ और यहाँ ऊपर देखो एफिनिटी लिखा हुआ है। अब इसे क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है, .exe फाइल रन हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है इंस्टॉलिंग का, मैंने ऑलरेडी की हुई है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता। जब आपका ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक बार ये आपसे कहेगा कनेक्ट टू कैनवा। तो एक बार अपने जो कैनवा से आपने आईडी यूज की हुई है या नई बनाई है, तो उसे कैनवा के साथ लिंक करके यहाँ से कनेक्ट कर लेना। बस वन टाइम करना है, उसके बाद आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपके पास इंटरनेट हो ना हो, आप इसके तमाम ही प्रॉपर्टीज और टूल को इजीली यूज कर सकते हो। राइट, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ एफिनिटी की। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ मिलेगी, आपको आपके स्टार्ट मेन्यू में सबसे टॉप के ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, तो यहाँ से आपको भी मिलेगी, तो आप ओपन कर लेना। मैंने उसका शॉर्टकट बनाया हुआ है टास्क बार पर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ सामने देखो, मुझे मत देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन आ रही है, एफिनिटी बाय कैनवा वर्जन 3.0। समझ गए? ओके, तो जैसे ही स्क्रीन स्टार्ट होती है, मैं आपको फर्दर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। क्या सामने आता है हमारे, सबसे पहले हमारे सामने एक तरह से वेलकम स्क्रीन आ जाती है। जो आपका अकाउंट इसके साथ लिंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ थंबनेल नजर आ रहे होंगे कलरफुल से, किसी में पिक्चर नजर आ रही होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको ट्यूटोरियल्स मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनसे सीखना चाहते हो तो आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और इनकी मदद लेके आप जितना हो सकता है सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप मुझसे सीखना चाह रहे हो
तो मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, राइट। अच्छा जी, ऊपर आपको यहाँ पे ये A3 A4 ये सब क्या है, हमारे आर्टबोर्ड कैनवस साइजेस हैं, ठीक है। और अगर आप देख रहे होगे तो सारे लैंडस्केप में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट में आए तो राइट साइड पे देखो, टॉप पे इस वक्त ये लैंडस्केप सेलेक्ट हुआ हुआ है जहाँ मेरा माउस है, राइट। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, आपने पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है, पोर्ट्रेट हो गया। अच्छा, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो इसी के बराबर में आ रहा है सी मोर, आप इस पे क्लिक कर सकते हो, या ऊपर जो प्लस का ग्रीन बटन आ रहा है आप इस पे क्लिक कर सकते हो। दोनों ही सूरतों में आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप यहाँ आके कह दो भाई मुझे क्या यूनिट सेलेक्ट करना है, आपको यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा पिक्सल सेलेक्ट करना है, फाइल का नाम क्या होगा, मैं एसएम कर देता हूँ सोशल मीडिया, और जो इसका साइज होगा वो होगा 1080 बाय 1080। और जाहिर सी बात है, अगर आप स्क्रीन प्रॉपर्टी के लिए कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, यानी कि वो प्रिंटेबल नहीं है, तो आप उसकी 72 पीपीआई ले सकते हो, अदरवाइज आप 300 पीपीआई रखोगे फॉर प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग या क्रिएटिंग, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने कर देना है क्रिएट, और अगर यहाँ से आपको कोई प्री सेट साइज लेना है, पहले से सेट हुआ हो, तो वो भी आप वन क्लिक करके ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे सामने जो सबसे पहले स्क्रीन मुझे मिलेगी वो मिलेगी वेक्टर की, यानी कि जस्ट लाइक अ इलस्ट्रेटर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। सबसे ऊपर आ रहा है फाइल मैनेजर, इसे हम फाइल मेन्यू या फाइल मैनेजर भी कह सकते हैं, फाइल मेन्यू भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नीचे आपके कुछ कैनवा की प्रॉपर्टी मेन्यू कह लीजिए, जहाँ पे वो आपको मेन टैब दिखा रहा है, वेक्टर फॉर इलस्ट्रेटर, पिक्सल जस्ट लाइक अ फोटोशॉप, एंड लेआउट जस्ट लाइक अ इन डिजाइन, ठीक है। तो हर हिसाब से यहाँ पे आपको टूल मिल जाते हैं और पैनल मिल जाते हैं, जस्ट लाइक आपने इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में वर्क स्पेसेस देखी है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह इन्होंने यहाँ पे पिक्सल्स की, लेआउट की और वेक्टर की वर्क स्पेसेस बना दी हैं। यानी कि एक 3 in 1 सॉफ्टवेयर, आप एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और तीनों ही की प्रॉपर्टी यूज कर लो, राइट। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रहा है, राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है। अच्छा जी, वो क्या है कि टूल बार बहुत छोटे-छोटे से आ रहे हैं, मुझे नीचे तक के देखना पड़ता है, ठीक है? और बहुत इनका साइज़ भी छोटा है, तो क्यों ना ऐसा हो, ये अभी कोलैप्स फॉर्म में है ना, हम इन्हें एक्सपेंड कर दें ताकि आमने-सामने आ जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे देखो ये 3 डॉट्स आपको यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, कस्टमाइज़ टूल, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखो कॉलम क्या लिखा हुआ है, वन कॉलम लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसे टू कॉलम कर देना है। यहाँ देखो आमने सामने हो गए, नाउ इज मच बेटर। तो बस आपने ये करके इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। और भी काफी सेटिंग है उसकी, अभी खैर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ डिटेल ट्रेनिंग क्लास वाइज अगर आप कहोगे, जब मैं बताऊंगा सिखाऊंगा तो सारी सेटिंग करना भी इसकी बता दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आर्ट बोर्ड पे अगर मुझे कलर करना है, तो देखो पहला टूल तो मुझे कौन सा मिलता है, मूव टूल। जो सेकंड टूल मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं, आर्ट बोर्ड टूल मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो देखो आपका आर्ट बोर्ड यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और बजाहिर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका आर्ट बोर्ड पे कोई भी कलर नहीं आ रहा कलर पिकर से। लेकिन अगर आप आर्ट बोर्ड पे कलर करना चाहते हो, पहले मैं कलर की बात कर लूँ फिर आर्ट बोर्ड की मजीद प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो आपने आर्ट बोर्ड लिया हुआ उसका साइज आ रहा है, वेट एंड हाइट आ रही है, स्पेसिंग नेक्स्ट आर्ट बोर्ड आएगा तो 50 पिक्सल स्पेस के साथ आएगा। इसके साथ यहाँ पे देखो इंसर्ट आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है। जब आपका फर्स्ट आर्ट बोर्ड होता है और आप यहाँ पे इंसर्ट आर्ट बोर्ड करते हो, राइट साइड पे देखो अभी यहाँ पे लेयर 1 लिखा आ रहा है। मैं इस पे इंसर्ट आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 के नाम से, जो कि ऑलरेडी एक आर्टबोर्ड था, एक आर्टबोर्ड आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे जो भी कलर दूंगा तो नाउ यू कैन सी मैं अपने आर्टबोर्ड को एज अ फिल कलर दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोबारा से अगर इंसर्ट आर्टबोर्ड करता हूँ तो इसी साइज का अब आर्टबोर्ड 2 आ जाएगा। देखो ये एक नया आर्टबोर्ड आ गया, समझ गए, तो थोड़ी सी ट्रिकी है। और इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड को कलर दे सकते हो। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं कंट्रोल जेड फॉर अंडू इट जैसे अदर सॉफ्टवेयर में। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप एक आर्टबोर्ड के साइज का रेक्टेंगल बनाओ और उसके ऊपर आप अपना फिल अप्लाई कर दो। तो ये मैंने तरीका बता दिया। अब थोड़ा सा आर्टबोर्ड टूल को हम समझ लेते हैं। आर्टबोर्ड टूल को समझने के लिए आप यहाँ पे आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करोगे तो आपका आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। आर्टबोर्ड के अराउंड में अगर आप देखोगे तो प्लस 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 के आइकॉन नजर आ रहे हैं, तो जिस साइड भी आपको आर्टबोर्ड ऐड करना है, एक न्यू आर्टबोर्ड चाहिए, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो उसी साइज का आर्टबोर्ड आ जाएगा जिस साइज का ऑलरेडी आपके पास आर्टबोर्ड है। आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, आप लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो। आपको जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस, जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। अभी फिट टू स्क्रीन करना है तो कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप ना। अभी आर्टबोर्ड ज्यादा है तो इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया। और कंट्रोल 1 100% स्क्रीन के साथ फिट हो जाता है अपने 100% साइज को लेके, वरना कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। तो यहाँ पे जिस सिम्स में भी, जिस डायरेक्शन में भी आपको आर्टबोर्ड चाहिए, अभी इलिस्ट्रेटर 2026 में भी आर्टबोर्ड टूल को लेके कुछ इसी तरह का इंटरफेस लुक आया, तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेड मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने आर्टबोर्ड मजीद इसमें ऐड कर सकते हो। कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हो, आप वापस अनडू कर सकते हो। और अगर आपने ऐसे ही डिलीट करना है तो यहाँ लेयर के पैनल में आके तमाम ही आर्टबोर्ड को ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, बैक स्पेस डिलीट की कुछ भी प्रेस कर दो तो वो
डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जीरो अगर आप प्रेस करते हो तो फिट टू स्क्रीन जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपका आर्टबोर्ड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट आर्टबोर्ड के दरमियान गैप ज्यादा चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो फिर उसका गैप यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टबोर्ड टूल। नेक्स्ट टूल हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसको कहा जाता है नोट टूल। ये बिल्कुल इलिस्ट्रेटर में मौजूद डायरेक्ट सिलेक्शन की कमांड रखता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अब हमें जरूरत पड़ गई है कोई ना कोई यहाँ पे शेप मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जिसकी मदद से हम अपने अदर्स टूल्स को समझें और सीखें। तो यहाँ पे देखें ये एक रेक्टेंगल बना आ रहा है, तो ये आपकी बेसिक शेप्स। और मजे की बात ये है कि ऐसी बहुत सारी शेप जो इलिस्ट्रेटर में हमें मैनुअल डिजाइन करनी पड़ती थी, वो यहाँ पे हमें रेडीमेड मिल रही है। तो बड़े मजे की बात है। और बड़ी अमेजिंग शेप्स भी है। अमेजिंग शेप्स का लफ्ज यूज नहीं होगा, मतलब अच्छी अच्छी शेप्स हैं यार, ये कर लो। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल जैसे मैंने लिया, मेरे साथ ही मेरे कर्सर के साथ उसका प्लस आइकॉन आ गया, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब आपको सर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फिल जो है उसका व्हाइट है और स्ट्रोक उसका नन हुआ हुआ है। तो आप डी प्रेस कर दो डिफॉल्ट फिल और स्ट्रोक के लिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट इसमें कलर फिल हो जाएगा। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करके आप डी प्रेस कर दोगे तो डिफॉल्ट फिल और स्ट्रोक इसमें फिल हो जाएगा। तो अब आपको इसकी आउटलाइन नजर आने लगी है। आपने इसका स्ट्रोक बढ़ाना है तो आप इस शेप को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ ऊपर देखो ये प्रॉपर्टी मेन्यू के अंदर ये स्ट्रोक आ रहा है, आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। राइट साइड पे भी आपको स्ट्रोक की प्रॉपर्टी इस बार मिल जाती है, तो आप यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ से भी इसका स्ट्रोक और स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। डिटेल ट्रेनिंग में भी देखेंगे, आज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ ही आपके पास ऑप्शन पैनल में भी और प्रॉपर्टी मेन्यू में भी अवेलेबल है। अच्छा जी, अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना चाह रहे हो तो आप रेक्टेंगल टूल लोगे और शिफ्ट की प्रेस करोगे तो आप इसे परफेक्टली स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। आपका सॉरी सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे रिसाइज कर सकते हो, जैसा कि उसकी प्रॉपर्टी कहती है। आप इससे किसी भी एक साइड के ऊपर बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आप प्रोपोर्शनली चारों तरफ से बिना इसकी शेप को खराब किए बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो शिफ्ट की प्रेस करोगे तो ये अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन करके बड़ा या छोटा होगा। रोटेट करना चाहते हो तो किसी भी एक एंकर पॉइंट के बॉटम पे जैसे ही आपका कर्सर कर्व शो करे आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर के अंदर क्या होता था कि आप नॉर्मली शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री रोटेट करते थे, बल्कि यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि शिफ्ट की मदद से 15 डिग्री रोटेट करेगा, जस्ट लाइक दैट। ये मैंने क्लिक करके रोटेट किया 15, 15 30 एंड प्लस 15 45। तो इस तरह से आप 45 डिग्री जो है अपने ऑब्जेक्ट को जो है FN80 में रोटेट कर सकते हो। अगर आपने कॉपी लेना है तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से यानी कि मूव टूल की मदद से वही पहले की तरह इलिस्ट्रेटर की तरह ऑल्ट की मदद से क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपकी वो कॉपी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए आप कंट्रोल जे की कमांड यूज करोगे। ठीक है, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। जैसे कि हम फोटोशॉप में लेयर या कॉपी करते थे, तो यहाँ भी कंट्रोल जे की मदद से आप ऑब्जेक्ट शेप की डुप्लीकेट ले सकते हो, ना कि कंट्रोल डी की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से हम मूव टूल का यूज करते हैं। मैंने फिर से रिमाइंड करा दिया। लेकिन यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट और शेप बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं कि हम नॉट टूल की बात करें। अगर मैं इसका कोई भी इंडिविजुअल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, वो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे कि इलिस्ट्रेटर में हम डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लेते थे, या कोई भी इंडिविजुअल पास सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी नहीं हो रही, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मिलता है नोट टूल, जस्ट लाइक अ इलिस्ट्रेटर। तो ये नोट टूल अगर आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ आके इस एंकर के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करोगे अगर आप, तो भी वो पूरी शेप ही सेलेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपने प्रॉपर्टी में ये चेंजेस करनी है कि इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। उसके बाद आप इसको एज अ इलिस्ट्रेटर का जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है ना, आप उसकी तरह यूज कर सकते हो, वरना बाकी अभी ये नॉर्मली जिसका बिहेव होगा ना बिल्कुल मूव टूल की तरह होगा, तमाम ही वो काम कर सकते हो जो आप मूव टूल की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो वो अभी कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मजे की चीज मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे चाहे मूव टूल हो चाहे हमारा नोट टूल हो, दोनों ही में क्या कर सकते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट शेप टेक्स्ट को जो है वो शेयर कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में हमें शेयर टूल अलग से मिलता है, लेकिन यहाँ इन्हीं टूल के साथ शेयर मिलता है। शेयर से मुराद ये किसी भी शेप ऑब्जेक्ट को आप तिरछा करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप इसके बाद की साइड पे आओगे तो देखो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है, डबल एरो में अप एंड डाउन आप क्लिक करो ड्रैग करो तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट शेप को या टेक्स्ट को शेयर इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कम टूलों में मैक्सिमम प्रॉपर्टी एफिनिटी ने देना चाहे, जस्ट अमेजिंग यार, बहुत जबरदस्त है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, आसानी से समझ में आ जाता है और जो ऑलरेडी यूजर है डिजाइनर है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कि उन्हें बार बार टूल चेंज करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा शॉर्टकट कीज याद करनी नहीं पड़ेंगी। और जिस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की ए थी, तो यहाँ पे नोट टूल की शॉर्टकट की भी ए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट लिखूँ ना, काफी छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ से उसका फाउंड स्टाइल जो है, फाउंड वेट जो है वो बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफिनिटी। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये चेंज हो गया। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अलाइनमेंट का पैनल मैं आपको डिटेल ट्रेनिंग में इंशाल्लाह जल्द सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं अगर फिल कलर देना चाहूँ
शेप को, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ये मैंने दे दिया और अब मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ तो बहुत ही इजीली देखो मैं इसे ऐसे शेयर कर सकता हूँ। अगर टेक्स्ट को शेयर करना चाहता हूँ तो सॉरी, मैं इन दोनों ही को सेलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट और शेप को, और उसके बाद में यहाँ पे आके जब शेयर करूंगा तो नाउ यू कैन सी इजीली मैं इसके साथ जो है वो डिजाइनिंग या इसे लोगो में कन्वर्ट या क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, वापस से आ जाते हैं हम अपने नोट टूल पे। नोट टूल हमारे को थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे मिलता है और जैसे ही मैं नोट टूल पे क्लिक करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि नोट टूल जो है वो हमें इंडिविजुअल एंकर और पाथ को सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है, जस्ट लाइक अ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें समझ लो। ऊपर इस नोट टूल की प्रॉपर्टी के साथ जैसी आपकी शेप सेलेक्ट है ना, तो यहाँ पे आप इसको कॉर्नर डिफरेंट किस्म के दे सकते हो जो इलिस्ट्रेटर में आपको खुद से बनाने पड़ते थे। तो ये देखो, अगर आप ये राउंडेड हो गया और यहाँ पे ये स्ट्रेट हो गए, इस तरह का डिजाइन बन गया आपका। यहाँ पे ये इस तरह का डिजाइन, तो बहुत खूबसूरत डिजाइन आप बना सकते हो। और ये आपका कटआउट। बाद में आप इसको अगर यहाँ से राउंड वगैरह करना चाहते हो और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के कर्व पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट को एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने इसकी डेप्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे अभी 25% आप 50 कर दोगे तो वो और ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ समझाने के लिए आपको 35 कर देते हैं। तो उसकी जो राउंडनेस है, यानी कि यहाँ पे तो कॉर्नर आ गए ना, लेकिन वो राउंड की बात हो रही है, तो उसको और मजीद कम या ज्यादा आप वैल्यू देके भी कर सकते हो। अगर मैं इसे राउंडेड कर दूं तो अब मैं मैक्सिमम इसे राउंड 50 करूंगा तो देखो वो और ज्यादा राउंड हो रहा है और शेयर की जगह हमने इसे शेयर भी कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टिल अभी हमारी बात रहती है वो ये कि हमें इसको इंडिविजुअल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह, ताकि हम सिर्फ एक कॉर्नर को या एक पॉइंट को राउंड कर सके। तो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट टू कर्व। दो तरीके, राइट क्लिक कर लो इस पे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व, इससे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, आप इसे सेलेक्ट करो, ऊपर ये बटन आपको मिल रहा है इस जगह पे, कन्वर्ट टू कर्व, आप जिससे चाहे कर सकते हो। जैसे ही आपने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया, अब आप इसका इंडिविजुअल एंकर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही वो सेलेक्ट होगा वो यहाँ से ब्लू शो हो जाएगा। तो अब जो भी प्रॉपर्टी मैं देना चाहूंगा वो मैं इस एंकर पे दे सकता हूँ और साथ साथ में रीशेपिंग भी कर सकता हूँ, अपनी शेप को रीशेप भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मुझे इसे कर्व करना है तो तमाम ही एंकर की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो चीज हमारी यहाँ पे स्मूथ हो गई है, कर्व हो गई है, जो भी आप चाहो। साथ में उसके दो बेजियर हैंडल आ गए। लेफ्ट वाला बेजियर हैंडल इसके नीचे वाले कर्व को मेंटेन कर रहा है या स्मूथनेस को मेंटेन कर रहा है। ऊपर वाला जो है वो यहाँ से राइट साइड वाली जो कर्व हमें मिल रही है, स्मूथनेस मिल रही है, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं बेजियर हैंडल की मदद से। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। आपको एक साथ दो को कर्व करना है तो आप बिल्कुल शिफ्ट के साथ दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो और उनको दोनों को एक साथ जो है वो कर्व कर सकते हो। यहाँ आपको स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट भी मिल रहा है और कन्वर्ट टू स्मूथ भी मिल रहा है। दोनों में फर्क ये है, वहां पे वो आपको स्मार्टली दोनों पॉइंट के साथ बेजियर दे देता है विदाउट उसे स्मूथ किए। लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि वो स्मार्टली जो है आपके इन दोनों कॉर्नर को ऐसा बना देता है कि आप उसे कॉर्नर भी रह सकते हो और कर्व भी दे सकते हो। ठीक है। तो आपको जो भी सुटेबल हो, डिटेल ट्रेनिंग में इसका मैं फर्क भी बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि आप इस तरह से दे सकते हो। अच्छा जी। अच्छा, कोई भी पॉइंट को आप जब स्मूथ कर देते हो उसके बाद वापस से उसे कॉर्नर करना है, आप उसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो जो पहला ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू शार्प, आप इसे कन्वर्ट टू शार्प पे कर दो तो जैसा वो है वैसा हो जाएगा। अगर आपने इसके किसी इंडिविजुअल एंकर को राउंडेड करना है, किसी भी एक साइड के एंकर को, तो अब वो कैसे करोगे? जैसे कि हम राउंड करते हैं या दो को, ये तो आपकी पाथ को ही क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है ना, साथ में बेजियर हैंडल दे रहा है। नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। डायरेक्ट सिलेक्शन में जैसे हमें कॉर्नर विजेट मिलते थे, मुझे उस तरह से करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी के साथ देखो यहाँ पे ये फोर्थ टूल आ रहा है मेरे पास, कॉर्नर टूल। मैंने इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा तो ये कॉर्नर में कर सकता हूँ। मुझे जो भी एंकर करना है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करूंगा तो उसे उतना कॉर्नर किया जा सकता है। आप क्लिक एंड ड्रैग करके भी कर सकते हो और अगर आप वैल्यू देके करना चाहते हो कि मैंने इसको जो है वो यहाँ से 70% देना है तो मैंने इसे 70% दे दिया। मैं अब हर कॉर्नर को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके स्मूथ कर सकता हूँ और हर कॉर्नर को पहले मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ 100 और साथ में मैं इसे ये भी कह देता हूँ इसकी शेप ऐसी कर दे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा आपको कमांड मिलती है, जस्ट लाइक अ चौक बार लग रहा है ये। अगर इसके नीचे में जो है वो रेक्टेंगल शेप बना दूं तो ये ऐसा लग रहा होगा एक साइड से चौक बार को जो है वो बाइट किया हुआ है, राइट? ऐसा मेरे जहन में आ रहा है। तो एक डिजाइनर का यही काम होता है, वो शेप्स को देखते हुए उसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो चीजें उसके जहन में चल रही होती हैं। तो ये काम था हमारे नोट टूल का और बाकी इसको डिटेल में समझेंगे जब हमारी डिटेल ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी कि और इससे हम किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से नोट टूल आपकी इंडिविजुअल एंकर पॉइंट और पाथ को सेलेक्ट करने की मैंने बात की। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन, एक मैंगो शेप बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक मैंगो शेप बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ से इलिप्स टूल लेते थे। ये रहा आपका इलिप्स और इसकी शॉर्टकट की है यू। ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एल प्रेस नहीं करेगा, यू। तो यहाँ पे देखो ये मैंगो है,
ये ब्राउन कलर का मैंगो है, तो हम पहले इसका कलर मैंगो जैसा कर लें, ठीक है। अब आप कहोगे सर कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, स्ट्रोक का हो रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो और दूसरी बात ये शेप भी आपकी सेलेक्ट नहीं है, तो इसे सेलेक्ट करो, उसके बाद जो भी कलर लेना है आप ले लो। ठीक है, तो ये सारी हरे कलर का मैंगो नहीं अच्छा लगेगा, तो सबसे अच्छी बात क्या है, स्वॉचेस में आ जाओ और यहाँ पे आके आपने येलो सेलेक्ट कर लिया है। स्ट्रोक अगर आपको चाहिए तो आप रखो, नहीं चाहिए तो नहीं रखो। मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ स्ट्रोक रखता हूँ ताकि हम अपनी शेप को प्रॉपर मेंटेन कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि बोथ साइड से ये शेप जो है वो रिसाइज हो, तो कंट्रोल की प्रेस करना। नॉर्मली इलस्ट्रेटर में हम और की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस होगी। अच्छा जी, मैं मूव टूल पे आके इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे इसे मैंगो शेप में कन्वर्ट करना है, तो यकीनी सी बात है मुझे नोट टूल पे जाना पड़ेगा। ए प्रेस करके भी जा सकता हूँ, जैसे इलस्ट्रेटर में ए प्रेस करके। अब लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ पूरी शेप सेलेक्ट हो जाती है। मुझे यहाँ पे दो बेजियर हैंडल चाहिए, तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं नोट टूल पे आने के बाद इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। जैसे ही कर्व कर दूंगा मुझे इसके चारों एंकर पॉइंट मिल जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक इसको ऐसे मैंने कर देना है मूव, ऊपर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बैक पे यूं करके और थोड़ा सा इसे मैं ऐसे कम करके इसे हम थोड़ा सा यूं नीचे ले आते हैं। ये यहाँ पे नोक बन रही है तो आप इसको एडजस्ट कर लो, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा ऐसे हम बैक साइड पे ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे, अगर आपको बेजियर हैंडल और पेन टूल का यूज आता है तो आप इन चीजों को इजीली जो है वो एडजस्ट कर पाओगे कि कहाँ कैसे रखनी है और कितना मूव करना है, कितना नीचे लाना है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके आप एरो की का यूज भी कर सकते हो और वैसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ इज मच बेटर। तो आप जो है वो अपने हिसाब से एक मैंगो शेप आप क्रिएट कर लो और उसमें फिर चाहो तो आप एक कलर दे दो और स्ट्रोक को चाहो तो आप नन कर दो। और उसके बाद एक अगर आपने लीफ शेप बनानी है, मैं जस्ट आपको नोट टूल समझा रहा हूँ, तो लीफ शेप बनाने के लिए भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फिर से यू प्रेस करके या यहाँ से आपने ये करना है। ठीक है, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं हम। ठीक है, बशर्ते ये कि पहले से सेलेक्ट कर लो, मैं हर बार भूल जाता हूँ, लेकिन आप मत भूलना। आपका कलर जो स्ट्रोक में आ गया, मैंने इसे फिल में दे दिया और स्ट्रोक को बंद कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर ए प्रेस करके नोट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और नोट टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। ऊपर वाली शेप को मैं मतलब एंकर को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे वाले को, दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था इस पे क्लिक करके उन्हें शार्प कर दिया। शार्प करने के बाद मैं इसे रोटेट कर देता हूँ जितना भी मुझे करना है, 45-30, और इसको हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। तो आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहो कर देना, मैंने ऐसे ही आपको रैंडमली करके दिखा दिया है। तो इस तरह से हम अपने नोट टूल का जो है वो यूज करेंगे और अपनी जो शेप्स हैं उनको रिक्रिएट करेंगे, रीशेप करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, जो भी करना है इलस्ट्रेटर की तरह वो हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल हमारे पास कौन से हैं। यहाँ पे अभी आपको इस टूल को थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, ये आपके कॉर्नर को स्मूथ करने के काम आता है और इस टूल का नाम ही क्या है, कॉर्नर टूल। इसके बाद आ रहा है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल क्या करता है कि यहाँ पे आप इससे एक सिंगल पाथ जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कॉर्नर भी ड्रॉ कर सकते हो और कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी इसमें फिल साथ में आ रहा है, तो मैं इसका अगर फिल बंद करना चाहूँ, मैंने फिल बंद कर दिया है और ये हमने एक पाथ पेन टूल से ड्रॉ की है जो कि तमाम ही शार्प कॉर्नर के साथ है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे शार्प कॉर्नर के साथ साथ पेन टूल से जो है वो स्मूथ भी ड्रॉ करना है और शार्प भी, तो मैं क्लिक करूंगा। सॉरी, पहले आप स्केप करके इससे बाहर आ जाओ ताकि आपके ये वाला ओपन पाथ जो है फाइनल हो जाए। पेन टूल से बनी हुई दोबारा पी प्रेस करके पेन टूल पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करो, ऊपर राउंड चाहिए तो नीचे ड्रैग करो, नीचे राउंड चाहिए तो ऊपर ड्रैग करो। ठीक है, यही पेन टूल की कमांड होती है, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। राइट, तो पेन टूल से आप इस तरह से अपनी पूरी ड्राइंग कर सकते हो और आप पेन टूल की मदद से बिल्कुल ट्रेसिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ ट्रेसिंग करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, इतना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन वही सारी कमांड है कि आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे जब आप ओपन पाथ क्रिएट कर रहे हो तो आप किसी भी पाथ को जो है वही नोट टूल की मदद से यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया और इसके बाद में इसे राउंड एंड कर्व करना चाहता हूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से, और अगर मैं कॉर्नर टूल ले लूँ तो यहाँ आके मैं इसे कॉर्नर भी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंकर लगा हुआ है। जहां हमें एंकर लगाना हो तो उसके लिए भी हम नोट टूल का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे इस पाथ पे मजीद एक और एंकर लगाना है और यहाँ से रीशेप करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा नोट टूल पे, ये आपके सामने नोट टूल लिया और इस बात की जगह पे आके क्लिक कर दिया, तो देखो एक एंकर ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर अगर इसको मुझे दोबारा से स्मूथ करना है, इसके साथ कॉर्नर टूल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप ऐसे स्मूथ कर दो।
ठीक है। ऑप्शन बहुत है, जाहिर सी बात है एक वीडियो में सारे ऑप्शन को डिटेली क्लियर करना आसान नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी बता सकूं जो आप लोग देख भी रहे हो। अच्छा जी, ये चीज मेरे ध्यान में आई थी, मैंने ये भी क्लियर कर दी। पेन टूल से रिलेटेड और मजीद मैं अगर आपको आगे बताऊं तो क्लिक करते जाएं, क्लिक एंड ड्रैग एक हार्ट शेप बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ जरूरत नहीं है, आपको हार्ट शेप बाय डिफॉल्ट बेसिक शेप्स में मिल जाती है, बन गई है। पेन टूल का अगर आपको यूज आता है, कंट्रोल की प्रेस करके आप इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपने अपनी हार्ट शेप को जो है वो, ये देखो, बस थोड़ा सा आपका पेन टूल पर कमांड होनी चाहिए। मैंने कंट्रोल की प्रेस की भी और उसके बाद मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह कंट्रोल की से आप इंडिविजुअल बेजियर को जो है वो क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी इस हार्ट शेप को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, यहाँ आपको मिरर मिलता है रिफ्लेक्शन की जगह। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। पेन टूल के अलावा पेन टूल हमारे लिए ज्यादातर ट्रेसिंग के लिए यूज होता है। यहाँ हमें कर्वेचर टूल नहीं मिल रहा, लेकिन पेन टूल मिल रहा है जो आपकी ट्रेसिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आ रहा है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल सिंपल आपकी ड्राइंग के लिए, अगर आप क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इसका पेडिलिटी जिसे कहा जाता है वो 50 मिलता है। तो अगर आपका पेडिलिटी 50 होगा तो आपकी पाथ में जो है ना वो जर्क आएगा। ठीक है, यानी कि जहां जहां आपका हाथ हिलेगा वो इतनी स्मूथ पाथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस चीज को यहाँ पे आके पुल कर दोगे एंड नाउ अगर अब आप ड्राइंग करोगे तो अगर आपका हाथ हिल भी रहा है लेकिन आपकी बात यहाँ पे स्मूथ ही बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इलिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपका ब्रश टूल, पाथ ब्रश टूल। तो अगर आप यहाँ पे ब्रश टूल यूज करना चाह रहे हो, ब्रश का साइज वगैरह आप किस तरह से करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से जो है आपका ब्रश का साइज छोटा होगा जैसे इलिस्ट्रेटर में होता था, क्लोज से बड़ा होगा। तो नाउ यू कैन सी मैं क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा साइज जो भी कलर मैं अपना इस फिल में ले लूंगा उसके बाद वही कलर मेरे स्ट्रोक का हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पेन ब्रश इस तरह से काम करेगा। उसके बाद आ रहा है नाइफ टूल। तो नाइफ टूल बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह है कि आप अपनी शेप ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो जिस तरह से भी आप चाहो अपने माउस को मूव करके। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यू प्रेस करके एक एलिप्स बनाता हूँ शिफ्ट की मदद से, सॉरी यू मैंने नहीं प्रेस करना था, शिफ्ट की मदद से मैंने एक परफेक्ट क्या बनाया आपके सामने। और यहाँ से मैं नाइफ टूल ले लेता हूँ। मैं तमाम ही ऑप्शन देखो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे नाइफ को मैं कुछ इस तरह से, अगर बशर्ते कि शेप मेरी पहले सेलेक्ट होनी चाहिए उसके बाद नाइफ टूल लेना पड़ेगा मुझे। और उसके साथ मैं इसको कुछ इस तरह से अंडे की तरह से ब्रेक कर दूं अगर, तो ये मेरी यहाँ से पाथ जो है वो नाइफ ने कट कर दी है। ठीक है, तो नाइफ टूल का बिल्कुल ऐसा ही यूज है और आप इसे मुख्तलिफ अपने कामों में ले सकते हो। अभी मैं सिर्फ टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी चीजें करके दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह डिटेल ट्रेनिंग में हर चीज आपको पता है। मेरी क्लासेस जो मेरे पुराने देखने और सुनने वाले हैं उन्हें पता है कि डिटेल में ही होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक विद टूल, बहुत जबरदस्त है। वहां पे आपको इलिस्ट्रेटर में विद टूल के नाम से मिलता है, यहाँ स्ट्रोक विद टूल के नाम से मिल रहा है। तो आप पेन टूल से एक स्ट्रोक लगा लो, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप इसकी वेट को कम या ज्यादा करते हुए एक अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आओ, क्लिक करो, क्लिक करके कंट्रोल प्लस प्लस से मैं इसे पहले जूम कर लेता हूँ, फिर विड टूल सेलेक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ से मैंने इसकी विड बढ़ा दी और यहाँ से मैंने इसकी विड को छोटा कर दिया, जस्ट लाइक अ निडल, जस्ट लाइक अ मीटर निडल। ठीक है, ये मैंने बना दी। या आप इसे यहाँ से ऐसे बड़ा कर दो, इस जगह पे आओ। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपने विद टूल से डिजाइन करना है, याद होगा आपको इलिस्ट्रेटर में मंडाला डिजाइन आज भी शायद मेरी शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ हो, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नॉट अ बिग इशू। तो ये हमारा विद टूल है जिससे आप अपनी पाथ को जो है मुख्तलिफ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और एक्सपेंड स्ट्रोक कर दोगे तो क्या होगा, ये हमारा फिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप स्ट्रोक इस पर दोबारा लगाना चाहो तो आप दोबारा भी स्ट्रोक लगा सकते हो। एक चीज यहाँ पे मुझे और याद आ रही है, मैं आपको वो भी बताता चलूं। ऊपर एक टूल मैंने मिस कर दिया है। बाय डिफॉल्ट हम जिस ऑब्जेक्ट को भी रोटेट करते हैं वो अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट होता है या पिवट पॉइंट से। इलिस्ट्रेटर में हम इसे पिवट पॉइंट कहते थे। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई ये जो मैंने चीज बनाई है ना ये सेंटर से रोटेट ना हो, ये जो इसकी टेल साइड बनाई है यहाँ से रोटेट हो, तो मुझे इसका पिवट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इसे सेलेक्ट रखो, यहाँ आपके नोट टूल के अंदर पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल आ रहा होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जहां पे भी आप इसे रखोगे ना, एक तो ये आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसे बाहर भी रख सकते हो। और उसके बाद फिर जब आप इसे रोटेट करोगे तो देखो ये उस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, छोटा भी हो सकता है रोटेट भी हो सकता है। मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसी पे कॉपी ली, उस कॉपी को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, और उसे रोटेट करने के बाद मैं वन मोर कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं इसे रोटेट कर देता हूँ यहीं से। ठीक है, तो आप इस तरह से भी मंडाला डिजाइन बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि हम इसकी, आपको पता है ना, डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन अब अगर आप रोटेट करोगे तो वो सेंटर से ही रोटेट होगा। ठीक है,
वो फिर सेंटर से ही रोटेट होगा, क्योंकि अब आपने इसका पिवट पॉइंट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपने टूल चेंज कर लिया है, तो वो वही हो गया। देखो मैं कंट्रोल जे जे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हमारा डिजाइन रोटेट हो रहा है, जिस तरह से हम रोटेट टूल से डिजाइनिंग इलिस्ट्रेटर में करते थे। यहाँ कंट्रोल जे की कमांड से मैंने डुप्लीकेट को यूज किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो मैंने कहा एक छोटी सी ये चीज है कि अपने रोटेशन के पॉइंट को अगर चेंज करना है, स्केलिंग के पॉइंट को चेंज करना है। स्केलिंग की मैंने बात की, जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और मैं इसको इस तरह से अभी इसे मैं छोटा या बड़ा करूंगा किसी भी टूल की मदद से, तो ये अपने सेंटर पॉइंट से हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ भाई ये यहाँ से छोटा या बड़ा हो, तो मैं क्या करूंगा, इस टूल में आऊंगा और पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल अभी सेंटर में है ना, मैंने कह दिया भाई यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब जब ये शेप छोटी या बड़ी होगी इस तरह से, तो वो अब अपने इस पॉइंट को सेलेक्ट करके होगी, ठीक है। रोटेट भी अगर आप करोगे तो देखो ये रोटेट भी उसी पॉइंट से हो रही है जैसे इलिस्ट्रेटर में होती थी। थोड़ा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील होगी, लेकिन जाहिर सी बात है नए यूजर को प्रॉब्लम होती है, जो यूज टू होते हैं वो कवर हो जाता है उनका। यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने अपने इस ट्रांसफॉर्म टूल का, पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करना है स्केलिंग वगैरह के दौरान। बहरहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टूल आ रहा है, विद टूल के बाद बेसिक शेप्स में आपके पास बहुत सारी शेप्स आ रही हैं। यहाँ पे आपको हार्ड शेप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको मैनुअली इसे प्रैक्टिस कराने के लिए हार्ड शेप बना के दिखाऊं, जैसे कि ये तो हमारे पास रेडीमेड है ना हार्ड शेप, लेकिन अगर हमें पहले खुद बनाते थे तो हम किस तरह से बनाते थे, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर के दो पॉइंट को मुझे क्या करना है, कर्व करना है। तो हम ए प्रेस करके अगर इन दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो वो होते नहीं है, लेकिन हो गए हैं। यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ से आप कॉर्नर टूल पे आ जाओ, क्योंकि दो कॉर्नर मुझे मिल रहे हैं, मैं इसे राउंड कर सकता हूँ। दोनों को करना है तो दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। इसी टूल से कर लोगे आप तो मच बेटर। शिफ्ट की मदद से आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, एंड नाउ इसे फुल कॉर्नर कर देना है, ठीक है। ये कॉर्नर हो गया। कॉर्नर करने के बाद आप इसे 45 डिग्री रोटेट कर लो। ये 45 डिग्री आपका रोटेट हो गया। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आपने इस पर कॉपी ले लिए। इस पर कॉपी लेने के बाद अब आप इसको दूसरी साइड पे भी रोटेट कर सकते हो। आपको दिखाऊं, ठीक है, ये आपने इसे दूसरी साइड पर रोटेट कर दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। ऊपर मेरा पाथ फाइंडर सामने आ चुका है, मैं शेप बिल्डर की, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं इसे अगर मैनुअली एडजस्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे लाके इस तरह से इसे एडजस्ट कर दूंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके जो भी मुझे इसका कलर देना है मैं इसका कलर दे दूंगा। तो ये मेरी एक हार्ट शेप बन गई है, और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। तो अब ये एक मेरी प्रॉपर हार्ट शेप है, जिस तरह के मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किए थे उस तरह की ये हार्ट शेप है, ठीक है। तो जो टूल मैं बताता समझाता आ रहा हूँ उनका लिटिल लिटिल यूज करना भी समझा रहा हूँ। अभी पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर की भी बारी आने वाली है, परेशान ना हो। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को मैंने यहाँ से जो है ज्वाइन कर दिया, तो अब ये मेरी एक शेप हो गई है, ठीक है। एक शेप हो गई है तो जाहिर सी बात है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को अब एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो भी करके आपको दिखा दिया। तो अपने हिसाब से हम इसे बाद में देख लेंगे डिटेल ट्रेनिंग में। तो हमने कौन से टूल की अभी बात की थी, हमने यहाँ पे बेसिक शेप्स की बहुत सारी शेप्स हमें मिल रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो हमें अपना पाथ फाइंडर का ऑप्शन मिलता है ना, उससे हम सेटिंग आइकॉन भी बना सकते हैं। चलो बना के दिखाता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मैं अब डिजाइनिंग भी करना शुरू कर दूँ। कहीं आपको हो गया सूखी सूखी क्लास जा रही है, कुछ डिजाइन नहीं बन रहे, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में बनाते थे। और यहाँ पे मैं मजीद इस पे अनदर सर्किल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने कर दिया और इसे सेलेक्ट करके मैं इसके साथ सेंटर में एडजस्ट कर दिया। ऑल की मदद से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल मैनुअल कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी रोटेट वगैरह का यूज नहीं कर रहा, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी किया और इसे मैं घुमा रहा हूँ 45 डिग्री। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन 45 डिग्री, क्योंकि एज अ बिगनर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम शॉर्टकट कीज और अदर इफेक्ट वगैरह का यूज करते हैं। जब ये सब हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से मूव टूल ले लेना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आके आपने क्या करना है, माइनस फ्रंट, ठीक है, माइनस फ्रंट कर देना है। उसके बाद आपको इसमें सर्किल चाहिए अनदर छोटा सा, तो आप यहाँ से सर्किल सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इन दोनों शेप को सेलेक्ट कर लो। अब थोड़ा सा पास जा रहा हूँ ना, और यहाँ से इसके साथ पहले सेंटर अलाइन कर लो। जब सेंटर अलाइन हो जाए इसे अप्लाई कर दो। ऊपर आपने छोटा सा सर्किल बनाया, इसे माइनस फ्रंट कर दोगे तो ये जगह होलो हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्ट्रैक्ट का आ रहा है, जिसे मैं माइनस फ्रंट काफी देर से कह रहा हूँ। इंटरसेक्ट आ रहा है, जोर आ रहा है, ऐड आ रहा है। तो ये लो भाई, मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अभी हमारी एक शेप है, अगर आप इसमें कलर देना चाहते हो दे दो। तो ये आपका एक सेटिंग का आइकॉन जो है वो बन चुका है। थोड़ा सा अभी सॉफ्टवेयर में कहीं कहीं पे बग्स भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारी काम भी नहीं करती, तो मैंने कहा मैं इस तरह की भी चीजें जरा सी आपको दिखा दूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टूल से कुछ ना कुछ क्रिएट एंड ड्रॉ करके बताऊं। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, आगे हमारे पास आ रहा है ये फिल टूल। अब फिल टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट शेप में सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं चलो इसी शेप को ले लेता हूँ और यहाँ से ये मैं फिल टूल सेलेक्ट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट सॉलिड है। आप इस पे लीनियर, इलिप्टिकल, बिटमैप कुछ भी कर सकते हो। फिल के अंदर आके आप स्ट्रोक को फिल दे सकते हो। और मैं यहाँ पे लीनियर करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट मिल गया है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मुझे इसके कलर देने हैं, डबल क्लिक करके मैं उन कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आऊंगा फिर मैं, और यहाँ से मैंने कह दिया ये साइड ग्रीन चाहिए, इस वाले इसके पॉइंटर को सेलेक्ट किया ग्रेडियंट के, और यहाँ पे आके मैंने इसे ब्लू कर दिया। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरा इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर मुझे इसको सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी देनी है और यहाँ से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन देखो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन बता भी रहा हूँ। ठीक है, मजीद आपने इसमें कलर ऐड करना है वो भी कर सकते हो, आपको ग्रेडियंट को रेडियल करना है आप रेडियल भी कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते ये कि आपकी शेप सेलेक्ट होनी चाहिए। आप किसी एक साइड की ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हो, आपने ब्लू वाली साइड को सेलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दी, तो वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट हमें टाइप टूल मिल रहा है। तो बिल्कुल आप टाइप टूल यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी टाइपिंग जो भी आपने करनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप अपना फाउंट साइज को इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ी देर पहले भी देखा था। यहाँ से आप फाउंट स्टाइल जो भी लेना चाहते हो ले लो, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने जैसे फाउंट स्टाइल लिया और मजीद इंक्रीज फाउंट साइज यहाँ से कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, चेंज केस कर सकते हो, स्मॉल और कैपिटल लोअर केस जो भी सब कुछ है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको सामने ही मिल जाती है। नहीं तो मैंने यहाँ टाइपोग्राफी का पैनल भी ऐड कराया हुआ है, जस्ट लाइक अ वर्क स्पेस, और कलर ग्रेडिंग का भी वो मैंने अपनी यूज के लिए रखा हुआ है। कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी हम वापस वेक्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको अंडरलाइन करना है, आप यहाँ से कर दो। आपने इसे स्ट्राइक आउट करना है, यहाँ से कर दो। आपने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट देना है, कलर चेंज करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अपने टेक्स्ट का जो भी कलर आपने चेंज करना है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हाईलाइटर है, अगर आपने अपने टेक्स्ट पे हाईलाइटर देना है तो आप हाईलाइटर दे दो, तो ये एक हाईलाइटर आ गया। आपने हाईलाइटर हटाना है, यहाँ पे क्लिक करो, पर नन पे क्लिक कर दो। आपने इसके पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ पे आ जाओ, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई सेंटर, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह भी। और इसको बड़ा कर लेते हैं। और मजीद यहाँ पे क्या आ रहा है, बुलेट स्टाइल, नंबर स्टाइल, ये भी दे सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आपको लेआउट भी मिलता है, यानी कि इन डिजाइन भी मिलता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे टाइपोग्राफी के आपको ऑप्शन मिलना है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट, बॉडी सेटिंग, बुलेट सेटिंग, ये लेआउट के लिए है, यहाँ के लिए। तो आप जितना इसे मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हो, तो आप अपने टेक्स्ट को जो है वो यूज कर सकते हो। मजीद टेक्स्ट के अंदर क्या है, फ्रेम टेक्स्ट किसी पाथ पे लिखना चाहते हो तो आप कोई भी अगर ओपन पाथ ड्रॉ करते हो, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये एक पाथ आपने बना लिया। और आप इसका जो फिल है उसे बंद कर दो, फिल बंद हो गया। और जब ये आपकी पाथ सेलेक्ट हो और आप यहाँ से ये टूल लोगे और इस पाथ पे आके क्लिक करोगे तो आप जो भी कुछ लिखेगा देखो वो, और नहीं लिख रहा, कच्ची हो गई, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्टिस्टिक। तो अब वो उस पाथ पे देखो लिखना शुरू कर दिया उसने। और अगर मैं आपको इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहूँ ताकि आपको समझ में आए कि जैसी आपने पाथ बनाई थी, ये उस पाथ पे बिल्कुल उसी तरह से लिख रहा है। किस टूल से, जो आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल आ रहा है उससे। फ्रेम टूल का मतलब फ्रेम टेक्स्ट, जितना बड़ा आप फ्रेम बनाओगे उसमें भी टाइप करेगा, और अगर आप किसी शेप के अंदर टाइप करना चाहते हो तो उसमें भी टाइप करेगा। टाइपिंग में हमें यही सारी चीजें मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये आ गया आपका शेप बिल्डर। तो जल्दी से शेप बिल्डर का यूज दिखाता हूँ। वैसे बहुत सारी शेप्स अब हमें यहाँ ही मिल जाती हैं। तो पहले मैं एक सर्किल बना लूँ। सर्किल बनाने के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये मैंने एक सर्किल बना लिया। मुझे इसको रेड कलर देना है, रेड कलर दे दिया इस तरह से। बशर्ते कि सेलेक्ट होना चाहिए भाई, हर बार सिलेक्शन भूल जाता हूँ, क्लास काफी लंबी हो गई है। और इसका जो स्ट्रोक है उसे मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं इसे मून शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऑल्ट की मदद से मैंने इसकी कॉपी ले ली है। ठीक है, इसकी कॉपी लेने के बाद इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लेना है, और ये आ रहा मेरा शेप बिल्डर टूल। तो जिस तरह से आपकी बोथ शेप के ऊपर एक से ज्यादा शेप पे शेप बिल्डर टूल काम करता है, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से करता है। तो अगर के मुझे नीचे वाली मून शेप चाहिए तो ऑल की मदद से मैं बाहर की सारी शेप्स को जो है इस तरह से माइनस कर दूंगा। तो नाउ यू कैन सी तो मेरे पास ये शेप आ गई, कंट्रोल जेड। तो ये मैंने क्या किया है, शेप टूल से एक तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट किए हैं अदर शेप्स। लेकिन मुझे इसे डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेप टूल लूंगा और मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप अलग मिले, ये अलग मिले, ये अलग मिले। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करके इस पे भी क्लिक करूंगा, क्लिक ड्रैग इस पे भी करूंगा, क्लिक ड्रैग यानी कि स्क्रिबल इस पे भी करूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 शेप्स हो गई हैं। ये हो गया डिवाइड का काम। ठीक है, यही सब चीज आपको बताया पाथ फाइंडर से भी हो जाती है। मुझे 2 मून शेप चाहिए थी, 2 मेरी मून शेप बनी हुई है। बाद में मैं इसे रोटेट करके इसको अपने डिजाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन दोनों को ग्रुप करना है, कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हो, ये ग्रुप हो गई है। ठीक है, और अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो, ऑल्ट की मदद से आपने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल जे से आप इसकी डुप्लीकेट करोगे, डुप्लीकेट होती चली जाएगी, आपका डिजाइन कंटिन्यू बनता चला जाएगा। तो बिल्कुल ये शेप बिल्डर आपका यहाँ भी काम करता है। तो जो भी डिजाइन आपको शेप बिल्डर से बनाने हो तो बिल्कुल बनाना, लेकिन मैंने एक रफली सा आइडिया दे दिया शेप
शेप बिल्डर टूल को आप कैसे यूज करते हो, जैसे कि इलिस्ट्रेटर में यूज किया जाता है। वैसे अब आपको मून शेप बनाने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमें मिल जाती है ये रही क्रिसेंट टूल शेप, तो ये हमें ऐसे ही मिल जाता है। और इसमें भी आपको बड़ी यानी कि मैं ये कहूंगा कि एक्सेस मिल रहा है। अगर मैं नोट टूल सेलेक्ट करूं, यहाँ पे देखो क्लिक करो तो ऊपर आपको मिरर का ऑप्शन मिल रहा है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये मिरर हो जाएगी शेप जिसे हम रिफ्लेक्ट करते थे। अगेन क्लिक करूंगा तो ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको दो डॉट मिलते हैं ना, इसका क्या मतलब है, इस शेप को ये इसी मतलब प्रोपोर्शन में लेके फिल करेगा। अभी ये हाफ शेप है ना, अगर आप इसे पूरा करना चाहते हो तो इन दो रेड डॉट पे आओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, नाउ यू कैन सी, देख रहे हो आप इन्हीं दो पे। तो बहुत जबरदस्त एफिनिटी ने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका यूज करो, अपने हिसाब से यूज करो। आप इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इस पर कॉपी लो और इसको आप रोटेट करो फिर ऐसे। ठीक है, और रोटेट करने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो क्या कर सकते हो, आप इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट भी बना सकते हो। ये देखो आप, ठीक है, पूरा वो डिजाइन बन जाता है हमारा। कंट्रोल ए करके मैं इन सबको अगर फिल में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, तो नाउ यू कैन सी जिस तरह के डिजाइन हम। अब स्ट्रोक का वेट अगर मैं कम कर दूं तो बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बात है एक क्लास में कवर नहीं हो सकती भाई। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंतजार करना है। ओवरव्यू की क्लास थी वो भी बहुत मेरी बड़ी हो गई है। तो आप इस तरह के भी डिजाइन जो है बाद में रोटेट का यूज करते हुए बना सकते हो, जैसे इलिस्ट्रेटर में हम बनाते हैं। मैं हर चीज बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ताकि आपको ये ना हो कि बिल्कुल ही खुश टॉपिक चल रहा हो। इसी तरह से अभी जैसे शेप बिल्डर का यूज किया, हम पाथफाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसी चीज पे यूज करना बता दूं ताकि एक बार आपकी टूल पे बेसिक कमांड ग्रिप हो जाए ना, फिर आगे कोई मसला होगा नहीं आपको। तो यहाँ पे मैंने अगेन इसी को लिया है। और मैं चाहूँ तो हमने जो पहले सेटिंग का आइकॉन बनाया था वो भी बना के देख सकते हैं। चलो सेटिंग वाला ही बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी पहली बात है। इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से कर देता हूँ 10 पॉइंट। ठीक है, और मजीद मैं इसमें और सर्किल चाह रहा हूँ तो मैंने और सर्किल बना लिए और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको बिल्कुल ऐसे इंटरसेक्ट करके रख दिया। ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली, यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसकी आपने कॉपी ली और इसे ऐसे घुमा दिया 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं वैसे कंट्रोल जे भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें मसले चल रहे हैं ना, हर बार प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। वो लेयर बना देता है लेकिन शो देर से करता है। ठीक है, अब ये सब कर दिया। इन शॉर्ट यहाँ से मैंने पहले माइनस फ्रंट किया था, और इस बार अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे हम शेप बिल्डर का यूज कर लेते हैं। शेप बिल्डर तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की मदद से ऐसे माइनस कर दूंगा, तो ये एक हमारी इस तरह से भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं माइनस नहीं कर रहा, प्लस कर रहा हूँ, और ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी शेप, तो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, मर्ज होने के बाद, ऐड होने के बाद, माइनस फ्रंट के बाद ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट आ रहा है तो इंटरसेक्ट तो सभी गायब कर देगा क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई शेप नहीं है। और जोर के अंदर उसने डिवाइड और ट्रिम वाला काम किया है। ठीक है, सबको अलग शलग कर दिया, अनग्रुप करके। आप अगर देखोगे इसे तो इन चीजों को हम बाद में समझेंगे, क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइड ट्रिम किस तरह से करना है शेप बिल्डर से भी। और यहाँ हमारे पाथ फाइंडर के भी ऑप्शन आ रहे हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट समझ लो। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे, और एक कोई दूसरी शेप ले लेते हैं डायमंड स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को आपस में अलाइन करना चाह रहा हूँ, दोनों शेप सेलेक्ट की। यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का पैनल आ रहा है, यह है सेंटर अलाइन हॉरिजेंटली। ये दोनों सेंटर अलाइन हो गए, वर्टिकल अलाइन इस तरह से हो गए। अभी स्प्रेड के साथ हो रहे हैं, आपने मार्जिन से करना है, फर्स्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ करना है, लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ करना है। वो हम करके बाद में देखेंगे जब हमारी डिटेल ट्रेनिंग का वक्त होगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू, और ये ओवरव्यू ही इतना बड़ा हो गया है कि क्या डिटेल ट्रेनिंग मैं आपको दूं। इसे में ही सारी डिटेल मैंने बता दी, सारी टूल एक ही दफा में। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा सा यहाँ भी डिजाइन बन गया, और इसे अगर हम शेयर करते हैं तो ये और भी हमें अच्छा लगेगा। और बाकी बाद में इसे देखेंगे हमें कैसे कैसे इसे यूज करना है। हम इसे राउंड कर देंगे तो इसकी और कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर तो हम वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एनीवे डिलीट इट। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया प्लेस टूल। तो यहाँ पे मैं आपको रास्टर टू वेक्टर करना भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हो तो आप इस प्लेस टूल से इमेज क्लिक करोगे तो आप ब्राउजर पे आ जाओगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ अपनी पिक्चर भी पड़ी हुई है, और ये मेरे पास एक व्हाट्सएप का लोगो है। अगर मैं इसे लेके आऊँ, क्लिक करो, ड्रैग करो, ये यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप का लोगो है। लेकिन अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा तो ये अभी एक रास्टर इमेज है, देखो पिक्सलेट हो रही है। लेकिन मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल आप इसे सेलेक्ट करो। तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके वेक्टर वाले ऑप्शन में जाना। यहाँ पे आ रहा है इमेज ट्रेस, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये इमेज आपकी ट्रेस हो चुकी है। ठीक है, अब ये आपकी परफेक्टली क्या हो गई है, वेक्टर इमेज हो गई है। आप इसके एजिस एंड थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हो। ठीक है,
और इसकी मजीद डिटेलिंग अगर आप इसमें से लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, और जहां आप मुतमाइन हो जाओ आप इसे अप्लाई कर दो। अब ये आपकी एक वेक्टर शेप है, अब ये आपकी इमेज नहीं रही, आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी आपने कलर लेना है वो आप कलर इसका चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी रास्टर इमेजेस को वेक्टर में यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ ये लोगो वाली इमेज ही नहीं, आप कोई भी इमेज लेके आप उसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इमेज ले लूँ ठीक है, और मैं क्लिक करके ड्रैग करूं और उसके बाद में इसे इमेज ट्रेस कर दूं, रिप्लेस इमेज भी कर सकते हो, लिक्विफाई भी कर सकते हो इसे। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन अभी से बात जो हो रही है ना वो इतनी हो रही है कि इसको रास्टर में कैसे करना हो, रास्टर टू वेक्टर कैसे करना है। तो वेक्टर में आ जाओ और यहाँ पे आ रहा होगा इमेज ट्रेस, इस पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे इसकी अभी देखो प्रॉपर्टी खराब हो गई है, तो आप इसे कम करो। ठीक है, ये बेहतर हो गया। यहाँ पे यहाँ से आप इसके कर्व फिटिंग को एडजस्ट करके अप्लाई कर दो, तो अब ये आपकी जो है वो, अब आपको इसका व्हाइट बैकग्राउंड डिलीट करना था, तो अब आपको पता है कि आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी कि ए प्रेस करके नोट टूल से सेलेक्ट करके व्हाइट को डिलीट कर सकते हो। देखो व्हाइट डिलीट हो गया। अभी के लिए इतना ही भाई, और क्या बचा। आप फिल टूल का, आई ड्रॉपर का आपको पता है, आई ड्रॉपर से आप कलर पिक कर सकते हो अपने किसी भी ड्राइंग के, जो जो भी लेना है आपने, या कोई प्रॉपर्टी पिक कर सकते हो। यहाँ से मैंने ये इमेज ली, इसको यहाँ रखा। ठीक है, और उसके बाद आई ड्रॉपर से अगर मुझे इसमें मौजूद कलर वगैरह पिक करने हैं, या मैंने कोई स्टाइल किसी पे अप्लाई किया हुआ है इलिस्ट्रेटर में, वो स्टाइल किसी दूसरे टेक्स्ट को देना है, तो वो सारी चीजें मैं आई ड्रॉपर से ले सकता हूँ। लाइक दिस के यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया दानिश। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 96, और इसका स्टाइल में दे देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये इलिस्ट्रेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, और दोबारा मैं एक और टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना, ये काफी इसमें बग्स हैं अभी, यूज करने में पता चलते हैं। और बस मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सेलेक्ट है, आई ड्रॉपर लिया और यहाँ मैंने डी पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, लेट मी चेक, इसने साइज तो बड़ा नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हाँ लेकिन कलर पिकर वगैरह कर लेगा। अभी ये इलिस्ट्रेटर की तरह प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहा। लेकिन नेक्स्ट टूल क्या है इसमें, स्टाइल पिकर टूल, सॉरी, अलग से इसमें स्टाइल पिकर मिल रहा है। तो अगर मैं ये लेके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब इसने वो स्टाइल भी यहाँ पे पिक कर लिया है। ठीक है, लेयर स्टाइल, करेक्टर सेटिंग, पैराग्राफ सेटिंग। तो स्टाइल पिकर से आप ऊपर सारी सेटिंग कर सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त है। आज के लिए इतना ही, मैंने कोशिश की है कि हर चीज आपको प्रॉपर समझाऊं। ठीक है, अब इसकी डिटेल ट्रेनिंग आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा पिक्सल से रिलेटेड आएगा, किस तरह से हम बैकग्राउंड रिमूव, फोटो को एडिट वगैरह कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम पिक्सल्स वाले उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल